दोस्तों आज बात होने वाली है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी की, सबसे बिगेस्ट नेवी की। और ये नेवी इतनी बढ़ चुकी है, इसका साइज इतना बढ़ चुका है कि इसने ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो नेवल पावर थे उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर दिया है। और दुनिया के ऑलरेडी नेवल पावर्स जो है ये ग्रुप्स बना रहे हैं, जैसे कि क्वाड है, स्क्वाड है, ताकि ये ग्रुपिंग के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज साथ में आकर एक नेवल पावर क्रिएट कर सके, ताकि इस बिगेस्ट राइजिंग नेवी को कंट्रोल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, हमें लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी जो है वो अमेरिकन नेवी होगी, क्योंकि भाई यूएसए ही तो सुपर पावर है। पर दोस्तों अब ये सिचुएशन बदल चुकी है। अगर हम लोग नंबर ऑफ शिप्स की बात करें तो नंबर ऑफ शिप्स के कॉन्टेक्स्ट में ले लो या शिप्स के प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ले लो। और शिप प्रोडक्शन की जब बात होती है तो यहाँ पर दोस्तों कमर्शियल शिप्स भी है और नेवी के शिप्स भी है। इन दोनों कैटेगरीज में मतलब प्रोडक्शन जो है नेवी के शिप्स और कमर्शियल शिप्स, इन दोनों कैटेगरी में चाइना यूएसए से बहुत आगे है। और यूएस नेवी को और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब इस बात की चिंता हो रही है कि यूएस नेवी जो है वो अपने नंबर ऑफ शिप्स को कैसे बढ़ाए। और ट्रंप चाहता है कि अमेरिकन नेवी भी उनके नंबर ऑफ शिप्स का प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज करे। तो दोस्तों 20 साल पहले की अगर बात करें तो 20 साल पहले अमेरिकन नेवी के पास, यूएस नेवी के पास दोस्तों 282 शिप्स थे वॉर रेडी। तभी चाइना के पास सिर्फ 220 शिप्स हुआ करते थे। पर अगर हम लोग आज की बात करें तो आज की डेट में दोस्तों चाइनीज नेवी के पास 400 शिप्स है और अमेरिकन नेवी के पास सिर्फ और सिर्फ 295 शिप्स है। अब दोस्तों नंबर ऑफ शिप्स में भी बात करें तो भी चाइना अभी आगे है, और शिप्स की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो भी चाइना दोस्तों यूएसए से आज की डेट में बहुत ज्यादा आगे है। अब एक कंसेप्ट आती है ब्लू नेवी, कि ऐसी नेवल फोर्स जो दुनिया में हर जगह प्रेजेंस है और जो कहीं भी किसी भी कंट्री पे शॉर्ट टाइम में अटैक कर सकती है। और इस श्रृंखला में सबसे पोटेंट वेपन जो होता है वो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से खरीदा था। और भारत ने भी अभी खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो दोस्तों चाइना जो है अब ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहती है। अब एग्जिस्टिंग दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका के पास है, जिसका नाम है यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड। और चाइना इससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, जो कि अमेरिकन नेवी की सुप्रीमसी को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर दोस्तों क्या सिर्फ नंबर ऑफ शिप्स बढ़ा देने से कोई नेवी पावरफुल हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। चाइनीज नेवी बिगेस्ट नेवी है, पर अगर पावरफुल नेवी की बात करें तो आज भी दोस्तों यूएसए ही सबसे पावरफुल नेवी है। क्योंकि पावरफुल नेवी बनने के लिए नंबर ऑफ वेसल्स ही नहीं, तो इन वेसल्स की क्वालिटी भी मैटर करती है, वॉर टाइम स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, जो कि अमेरिकन नेवी के पास बहुत ज्यादा है। तो सबसे बिगेस्ट नेवी तो चाइनीज हो गई, पर आज भी सबसे पावरफुल नेवी की अगर बात करें तो वो दोस्तों यूएसए ही है। अब सवाल आता है कि भाई चाइना इतने ज्यादा नंबर ऑफ वेसल्स क्यों क्रिएट कर रहा है? तो उसका आंसर है दोस्तों ताइवान। ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है कि जहां पे चाइना चाहता है कि ताइवान उसके साथ मर्ज हो जाए। उसके साथ ही दोस्तों और एक इशू है, वो इशू है दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन। ये टर्म आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ी है। तो इंडो पैसिफिक रीजन किसे कहते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है जहां पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो भी लैंड मास है, जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा एशिया आ जाता है। तो दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होगा? इसके पीछे का रीजन है दोस्तों साउथ चाइना सी। जी हाँ, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं साउथ चाइना सी। और चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी पर अपना ही कंट्रोल मानती है, और यहां पर इसने कोई भी इंटरनेशनल लॉज और रूल्स फॉलो करने से मना करते हुए पूरे साउथ चाइना सी पर अपना ही कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो देश है जैसे कि फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनाई, ऐसे देशों जो कि चाइना के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, साइज में भी बात कर लो तो छोटे हैं, पॉपुलेशन में भी छोटे हैं, इकोनॉमिक के कंसेप्ट से देखें तो भी छोटे हैं, और मिलिट्री के हिसाब से भी बहुत स्मॉल है। तो इन छोटे देशों को डरा धमका कर चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होगा? इसके पीछे का रीजन है दोस्तों ट्रेड रूट। जी हाँ, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उससे $3 ट्रिलियन का ट्रेड जो है इसी रूट से जाता है।
अब ये रूट समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखोगे तो सुएज कैनल से जो भी ट्रेड होता है वो यहाँ से पास होता है मलाक्का स्ट्रेट। ये है दोस्तों मलाक्का स्ट्रेट जहां से चाइना को पूरा ट्रेड होता है। अब ये पर्शियन गल्फ वाला भी रीजन है। अब ये दोस्तों ऐसे ट्रेड रूट है जहां से सबसे ज्यादा एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का सप्लाई होता है, ट्रेड का सप्लाई होता है, और चाइना इस पूरे रूट को कंट्रोल करना चाहती है। साथ ही में ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें पेट्रोलियम और रेयर अर्थ एलिमेंट इनकी भी बहुत ज्यादा उपलब्धि है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के वजह से दोस्तों चाइना इस साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है और बाकी देशों को ये वहां पे ऑपरेट भी नहीं करने देना चाहता। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सीज की बात करें, जहां पर बाकी देशों ने चाइना की इस डोमिनेंस को चैलेंज किया था, तो चाइना ने उस ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है जो कि चाइना के अगेंस्ट आया था उसे भी मानने से मना कर दिया। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखो दोस्तों इन्होंने कैसे अप्लाई की है। तो आपको भी पता होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसकी रेंज होती है 200 नॉटिकल माइल, जो बाकी देशों के हिसाब से बनता है, तो वियतनाम का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनेगा। वैसे ही दोस्तों ब्रुनाई, मलेशिया, फिलीपींस, इन देशों का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनेगा। और चाइना का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनना है वो सिर्फ इसी रेंज में बनना था। तो चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने दोस्तों इस सी में 2 आइलैंड्स है, एक का नाम है पार्सल आइलैंड और एक है दोस्तों स्पार्टली। ये 2 आइलैंड्स को डेवलप किया और यहाँ पर अपने नेवी के बेसिस बनाए और उसके बेसिस पे क्लेम किया कि भाई इन आइलैंड से भी 200 किलोमीटर तक हमारा डोमिनेंस रहेगा, चाइना का ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा। जिससे क्या हो गया, तो इस पूरे रीजन को अकेले चाइना ही कंट्रोल करना चाहता है और बाकी देशों के जितने भी क्लेम्स है उसे चाइना मानने से मना कर रहा है। यानी पूरा साउथ चाइना सी चाइना हड़पना चाहता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों फिलीपींस के जो जनरल है जिनका नाम है जनरल ब्राउनर, ये भारत में आए हुए हैं रिसेंटली रायसेना हिल डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई चाइना जो है ये भारत और फिलीपींस दोनों का कॉमन एनिमी है, और इसीलिए उन्होंने इच्छा जताई कि भाई स्क्वाड करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिलीपींस चाहता है कि भारत ज्वाइन कर ले, भारत उसका पार्ट बन जाए। अब इसी न्यूज के साथ दोस्तों और एक न्यूज करंट में आई थी। न्यूज है आफ्टर क्वाड इंडिया मे बी अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ग्रुपिंग इन साउथ चाइना सी। अब दोस्तों आफ्टर क्वाड, अब ये जो मिलिट्री ग्रुपिंग है उसको समझेंगे हम लोग, पर उससे पहले क्वाड के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे इस सेशन का बेसिक थीम भी रहेगा कि भाई इंडिया ने क्या इन मिलिट्री ग्रुपिंग्स को ज्वाइन करना चाहिए। क्या साउथ चाइना सी में जो भी डिस्प्यूट है उसमें इंडिया ने एंट्री करनी चाहिए? क्या इंडिया ने सिर्फ अपने इंडियन ओशन और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तक ही अपनी नेवी की पहुंच जो है उसको लिमिटेड रखना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। क्या इंडिया ने पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी में अपने नेवी के पावर का प्रोजेक्शन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। तो दोस्तों क्वाड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 देश है। वो 4 देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। अब इस मैप के हिसाब से देखोगे तो ये चारों ऐसे देश है जिन्हें चाइना से बहुत ज्यादा थ्रेटन महसूस होता है, चाइना के साथ इनके डिस्प्यूट्स है और चाइना इनके लिए फ्यूचर में एक मेजर चैलेंज हो सकता है। तो ऐसे ये चारों देशों ने साथ में आकर एक मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्वाड। और इन चारों देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है इनकी दोस्तों हर साल मीटिंग होती है, समिट होती है, जो इस साल भी हुई थी। और ये चारों देशों की नेवीज जो है हर साल साथ में एक्सरसाइज करती है, प्रैक्टिस करती है, और उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है मलाबार। हाँ दोस्तों, मलाबार जो कि पहले भारत की ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज होती थी, अब वो बन गई है क्वाड इस ग्रुपिंग की मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जहां पे ये चारों देशों की नेवी जो है हर साल साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, आपस में कोऑपरेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ नेवी के जो वॉरशिप्स है, उनके ऑपरेशंस है, बैटल्स है, इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम है क्वाड और इसका भारत ऑलरेडी मेंबर है। अब दोस्तों आप याद करो नाटो के बारे में। नाटो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। ये नाटो ग्रुपिंग आपको यूरोप में दिखती है जिसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है इसका पार्ट है। उसके साथ यूएसए और कनाडा भी इस नाटो ग्रुप का पार्ट है। और नाटो को स्थापित किया गया था ताकि रशिया को कंट्रोल किया जा सके, रशिया को कंटेन किया जा सके। पर दोस्तों अभी यूएसए जो है
चाइना को अपना सबसे मेजर चैलेंजर मानता है और यूएसए अभी चाइना को कंट्रोल करना चाहता है, कंटेन करना चाहता है, पर वो अकेले ये सारी चीजें नहीं करना चाहता, तो वो ग्रुप्स बनाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्वाड ग्रुप जो बना था, क्या ये क्वाड ग्रुप का ऑब्जेक्ट के पीछे अमेरिका का जो छुपा हुआ मतलब हम बोल सकते हैं, क्या वो ये है कि अमेरिका भी एक मैरीटाइम नाटो बनाना चाहता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, और इस मैरीटाइम नाटो में एशियन देश हो? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या क्वाड जो है इसमें अमेरिका का कोई हिडन एजेंडा है और भारत ने क्या इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए था? इसका आंसर भी आप बताओगे। अब जैसे भी इन्होंने क्वाड बनाया ना, वैसे ही दोस्तों इन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है स्क्वाड। अब इस स्क्वाड में भी 4 देश है। अब 4 देश कौन से है? तो दोस्तों इसमें भी अमेरिका है, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी जापान है। तीनों देश तो क्वाड वाले ही है। अब स्क्वाड में एक जो एडिशनल देश है वो है दोस्तों फिलीपींस। तो फिलीपींस को एडिशनल करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है स्क्वाड। और इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को कंट्रोल करे, क्योंकि ये सब लोग चाइना को कॉमन एनिमी मानते हैं। तो दोस्तों अब फिलीपींस चाहता है कि भारत भी इस ग्रुप का पार्ट बने। तो भारत अगर मान लो स्क्वाड का पार्ट बन गया, तो पहले हमें समझना होगा क्वाड और स्क्वाड इन 2 ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यहां पर तीन मेंबर जो है वो तो सेम ही है, बस यहाँ पे एडिशनल भारत है और यहाँ पे फिलीपींस है। तो भारत ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, तो क्या होगा? और फिलीपींस चाहता है कि साउथ कोरिया भी ज्वाइन करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्लब हो जाएंगी और एक ऐसी ग्रुप बनेगा जिसमें 6-7, मतलब जिसमें इंडिया भी होगा, फिलीपींस भी होगा, साउथ कोरिया भी होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये ऐसे बहुत सारे देश साथ में मिलकर एक अलायंस बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, मिलिट्री ग्रुप, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा चाइना को कंट्रोल करना और चाइना को कंटेन करना। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत ने ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए? क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक स्तंभ जो था वो था दोस्तों स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि हमें किसी भी देश का पार्ट नहीं बनना है। और इंडियन नेवी की भी जो फिलॉसफी है, इंडियन नेवी भी हमेशा से दोस्तों सिर्फ सेल्फ रिलायंस पे काम करती है, सेल्फ रिलायंस पे। और ऐसा नहीं है कि हमारी नेवी बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट नहीं करती है, डेफिनेटली इंडियन नेवी बहुत सारे देशों के साथ कोलैबोरेट करती है। हम लोग हर साल मल्टीलैटरल, ट्राइलैटरल और बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। और भारत के तो फिलीपींस के साथ ऑलरेडी मिलिट्री कोऑपरेशंस है, नेवल कोऑपरेशंस है। फिलीपींस वही देश है जिसको भारत ने सबसे पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस भारत से और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स जो है उन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड भी है, और भारत भी चाहता है कि भारत अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत ने किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या भारत ने अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो कि इंडियन इंटरेस्ट को परस्यू करती है उसे फॉलो करना चाहिए, या चाइना जो कि अब बहुत बड़ा सुपर पावर बनने वाला है उसे कंटेन करने के लिए यूएसए या बाकी देशों के साथ ग्रुप्स बनाने चाहिए, अलायंस बनानी चाहिए, या भारत ने इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस बेस्ड अपनी खुद की नेवी स्ट्रॉन्गर करनी चाहिए ताकि हम इनसे लड़ भी सके? तो दोस्तों अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत ने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए खुद ही सबसे बड़ी नेवल पावर बनना चाहिए, या हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन सारे देशों को ज्वाइन करके एक ग्रुप, एक अलायंस बनाना चाहिए ताकि चाइना के खतरे से निपटा जा सके। तो दोस्तों आज के सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और आज के सेशन के बेस पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है दोस्तों मलाक्का स्ट्रेट। जी हाँ, मलाक्का स्ट्रेट जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, चाइना का चोकिंग पॉइंट हो सकता है। अब ये मलाक्का स्ट्रेट कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? क्या मलाक्का स्ट्रेट रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है, या अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी जिन पर आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों जाने से पहले मैं आप सबको स्टडी IQ के निश्चय 9 बैच के बारे में बता दूं।
अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है निश्चय 9 बैच। इस बैच में हम आपकी पूरी बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। डेली 3 घंटे लाइव क्लासेस होते हैं जो कि बायलिंगुअल फॉर्मेट में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाया जाता है। आपको हर क्लास के बाद क्रक्स मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स और क्लास की पीपीटी भी शेयर की जाती है। उसके साथ ही दोस्तों ये सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, तो मान लो आप जॉब कर रहे हो या किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी ऑफर की जाती है जो आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ आपके सारथी बनकर रहता है। और ये पूरा कोर्स जो है आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11,990 में अवेलेबल है। और ये बैच जो है आपको एकदम रीजनेबल रेट पर कब मिलेगी, जब आप मेरा कोड PSK लाइव का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी स्टडी आईक्यू के निश्चय 9 बैच में इनरोल हो जाइए। ये बैच जो है ये 22 मार्च से शुरू होने वाली है और एडमिशन लेते वक्त मेरा कोड जो है PSK लाइव, इसे इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम ID है, इसे स्कैन करके भी आप कनेक्ट हो सकते हो या टाइप करके भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और इस चैनल पर दोस्तों आपको आज के वीडियो की लिंक, इससे रिलेटेड PDF फाइल और उसके साथ ही मैं डेली आपके साथ जो न्यूज़पेपर्स है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनके करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल शेयर करता हूं जो साइंस, टेक और इथिक्स ये 2 सब्जेक्ट से रिलेवेंट होते हैं। तो दोस्तों आप इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी PCS जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।